हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट सीएसएस। तो ये एक बिगिनर कोर्स रहेगा, इसके बाद एक एडवांस कोर्स आएगा जिसमें एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम बेसिक टू इंटरमीडिएट पढ़ेंगे सीएसएस। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये रहा कोर्स कंटेंट, जिसमें सबसे पहले बताऊंगा सीएसएस क्या है और किसी लिए इसका यूज़ करते हैं, व्हाट इज द पर्पस एंड इम्पोर्टेंस इन वेब डेवलपमेंट। अब इसके बाद सी इसके रूल्स क्या हैं, सिंटैक्स क्या है, सीएसएस में सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। फिर इसके बाद इंक्लूड कैसे करना है सीएसएस को एचटीएमएल में और कितने प्रकार से कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। तो फिर इसके बाद पढ़ेंगे सिलेक्टर्स, बेसिक सिलेक्टर्स, एलिमेंट, क्लास, आईडी, जो भी जितने प्रकार के सिलेक्टर होते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें एक होते हैं बेसिक सिलेक्टर और एडवांस सिलेक्टर। तो बेसिक सिलेक्टर कवर करेंगे, एडवांस सिलेक्टर एडवांस वाले वीडियो में, जो इंटरमीडिएट से एडवांस होगी। अब फिर एट्रीब्यूट एडवांस सिलेक्टर में आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर एंड कॉम्बिनेटर्स। तो ये सब रहेगा एडवांस सिलेक्टर्स में, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिर बॉक्स मॉडल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉक्स मॉडल एंड बॉक्स साइजिंग, लाइक बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो साइजिंग होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है with the use of padding and border and margin and box sizing। फिर लेआउट देखेंगे और लेआउट के बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो देखेंगे। एंड ब्लॉक प्रॉपर्टीज में जैसे इनलाइन ब्लॉक एंड नन। फिर इसके बाद आती है पोजीशनिंग भी 5 प्रकार की होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड, स्टिकी। तो ये सब कुछ देखेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद हम लेआउट पढ़ेंगे और लेआउट में इसके लिए फ्लैक्स बॉक्स लेआउट एंड ग्रिड लेआउट आता है। सो फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर, इसमें आइटम्स कैसे अलाइन होते हैं, मैन एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस क्या है, ये सब कुछ रहेगा। तो हाँ, फिर इसके बाद कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम एंड फ्लेक्स डायरेक्शन। तो ये सब कुछ फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हैं। फ्लेक्स के बाद पढ़ेंगे सीएसएस ग्रिड। तो ग्रिड में अब ग्रिड आइटम्स एंड ग्रिड कंटेनर और उससे लेआउट कैसे डिज़ाइन करना है। बेसिकली ये 2D लेआउट डिज़ाइन करने के लिए होता है। तो सीखेंगे कि ग्रिड कैसे यूज़ करते हैं, इसमें रो एंड टेम्पलेट, ग्रिड एरिया, सब कुछ। फिर इसके बाद देखेंगे टेक्स्ट को स्टाइल करना एंड फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, अलाइनमेंट, डेकोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कलर एंड बैकग्राउंड वैल्यूज, जो आरजीबी कलर होते हैं वो, हेक्साडेसिमल, एचसीएल एंड एक्स्ट्रा। फिर बैकग्राउंड कलर में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो देखेंगे। एंड बैकग्राउंड में यदि इमेजेस लगाना है, ग्रेडियंट्स लगाना है, तो ये सब कुछ रहेगा। फिर अब यहाँ से पार्ट शुरू होता है सीएसएस एडवांस का, जिसमें सीएसएस एनिमेशन एंड ट्रांजिशन आते हैं। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज लाइक ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन एंड डिले, एंड अप्लाइंग द ट्रांजिशन, एनिमेशंस, की फ्रेम्स एंड एनिमेशन प्रॉपर्टीज लाइक नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइट्रेशन, काउंट एंड डायरेक्शन। फिर इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो इसके ज़्यादातर मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो जाएंगे या फिर 2 में कवर हो जाएगा। तो जब एडवांस जाएंगे तो लास्ट वीडियो होगी रिस्पॉन्सिव की, जिसमें मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बताऊंगा एंड देन मीडिया क्वेरीज एंड ब्रेक पॉइंट्स होंगे। एंड जो रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होती हैं उनका कहाँ कैसे यूज़ करना है, जैसे व्यू हाइट एंड व्यू विड्थ, ई एम एंड आर ई एम, ये सब कुछ देखेंगे। सी एस एस यूनिट्स देखेंगे। फिर लास्ट में, या फिर ये मैं समझता हूँ यार बेसिक है ये सी एस एस वेरिएबल्स, बट किसी को एडवांस लगता है तो ये मैं बेसिक में ही कवर कर लूँगा फर्स्ट वीडियो के लास्ट में। सी एस एस वेरिएबल्स, इनको कैसे डिफाइन करना है और इनको कैसे यूज़ करना है। एंड जो सी एस एस फ्रेमवर्क होते हैं जैसे बूट स्टेप एंड टेलविंड, तो इनको देखेंगे नेक्स्ट। और सेपरेट वीडियोस होगी इनकी, एक होगी बूट स्टेप की एंड दूसरी होगी टेलविंड की। सो उन सब में ये कवर हो जाएगा। सो हम इतनी सी एस एस सीख लेंगे कि सफिशियंट है किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए एंड किसी भी प्रकार के लेआउट को बनाने के लिए। सो शुरुआत करते हैं इस कोर्स की। सो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सी एस एस। सो सी एस एस की शुरुआत करते हैं सी एस एस के इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं सी एस एस क्या है। तो सी एस एस का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज़ वेब पेज को स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है।
और ये HTML के साथ यूज होती है। सो इट डिस्क्राइब द HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, पेपर और अदर मीडिया। तो ये डिस्क्राइब करती है कि CSS ये डिस्क्राइब करती है कि HTML कैसा डिजाइन दिखेगा, HTML पेज का लेआउट कैसा भी हो, डिजाइन कैसा होगा, ये डिसाइड करते हैं। अपीयरेंस, लुक एंड फील सब कुछ CSS डिसाइड करता है। और यदि देखना चाहते हो कि CSS के बिना कैसी होगी हमारी साइट, तो ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप भी जाके विजिट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये रहा सबसे पहला एग्जांपल। अब यहाँ से इतना देख लीजिए, तो ऐसी हमारी साइट रहेगी। यदि मैं इस पर CSS अप्लाई कर दूँ तो ऐसी हो जाएगी। यदि और किसी प्रकार से किसी दूसरे डेवलपर ने किया, यदि मैंने ही कोई डिफरेंट डिज़ाइन बना दिया, तो CSS में ऐसी हो सकती है स्टाइल, ऐसी हो सकती है और ऐसी हो सकती है। तो ऐसे CSS क्या करती है, हमारी वेबसाइट को लुक एंड फील देती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, और भले ही HTML हर एक सीट में सेम हो। तो ये CSS की क्या होती है, फीचर्स होती हैं कि स्ट्रक्चर तो सेम बट स्टाइल डिफरेंट है। तो आई होप ये समझ में आया होगा ये कैसे वर्क करेगी। तो आई होप कि थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि CSS का यूज क्या है और ये कैसे दिखेगी। अब इसका पर्पस क्या है, सो इसके लिए अब डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो स्टाइल करना है, तो इसका यूज करते हैं। सो दिस इज द पर्पस ऑफ CSS। अब इम्पोर्टेंस क्या है वेब डेवलपमेंट में, तो लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट को। कंट्रोल, जो लेआउट है उसको हम फुली कंट्रोल कर सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं, फॉन्ट्स एंड साइजिंग, फॉन्ट फैमिली, एवरीथिंग वी कैन कंट्रोल यूजिंग द CSS। सो इसलिए CSS का यूज करते हैं। सो दैट इज इनफ फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ CSS। अब देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है CSS को लिखने का। अब कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसका परफेक्ट एक सिंटैक्स होता है जो उस रूल को फॉलो करती है, मतलब लिखने के स्टाइल को फॉलो करती है, तभी तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होता है। इसलिए हम देखते हैं अब CSS का क्या सिंटैक्स है। तो यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है, सबसे पहले सेलेक्टर लिखना है, फिर प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। तो मैं फिर से बता देता हूँ नोट पैड पर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सेलेक्टर, फिर इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस। अब सेलेक्टर ने बता दिया कि हमें स्टाइल क्या करना है, अब उस पर स्टाइल अप्लाई क्या करना है वो यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले सेलेक्टर मतलब किसको स्टाइल करना है, और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि मुझे क्या स्टाइल करना है और क्या कुछ रखना है। तो अब जैसे मैंने सेलेक्टर इज लाइक कि तुम्हें क्या स्टाइल करना है। अब वेब पेज जो HTML का है उसमें तो बहुत कुछ होगा, जैसे हेडिंग होगा, फुटर होगा, मैन होगा, कंटेनर होगा, आर्टिकल्स होंगे, साइड बार होगा। तो तुम्हें क्या स्टाइल करना है, तो वो हमें बताना पड़ता है सेलेक्टर में, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। और फिर यहाँ हमें डिफाइन करना पड़ता है कि प्रॉपर्टी, तुम इस सेलेक्टर की किस प्रॉपर्टी पर क्या अप्लाई करना चाहते हो। लाइक मैंने सेलेक्ट किया पैराग्राफ, तो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और मैं क्या देना चाहता हूँ, कलर। तो मैं पैराग्राफ को कलर देना चाहता हूँ, तो ये आ गई उसकी प्रॉपर्टी और इस कलर की वैल्यू। तो अब कलर है, कलर बहुत सारे हो सकते हैं, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है एंड पिंक हो सकता है, बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, और एक प्रॉपर्टी की एक से अधिक वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब इस कलर की वैल्यू यदि मैं ऐसे रेड कर दूं, तो ये सिंटैक्स है किसका, CSS का। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सेलेक्टर, सेलेक्टर एंड देन क्या लिखना है, प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी के बाद वैल्यू। तो ये दिस इज द सिंटैक्स ऑफ CSS। सबसे पहले प्रॉपर्टी, सेलेक्टर, सेलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया एंड क्लोज किया, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी, कॉलन एंड देन वैल्यू, फिर सेमीकोलन। तो ऐसे हर एक प्रॉपर्टी आएगी। तो मैंने अभी कलर का एग्जांपल लिया था, मैं लिख सकता था यदि मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर, और ये आएगा कॉलन, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर फिर से मैंने मान लो मैंने रेड कर दिया। तो ऐसे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। सो ये है सिंटैक्स किसका, CSS का, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के फॉर्म में, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम कह सकते हैं इसको। तो ऐसे ही इसका रहता है। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है, बाद में हम इसका यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो सिंटैक्स के बाद
अब देखते हैं कि CSS को हम HTML वेब पेज के साथ कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं, या इसको एम्बेड कर सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि CSS वेब पेज के साथ स्टाइल को कैसे अटैच करना है। तो सबसे पहले अब यदि HTML का वीडियो देखा होगा तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, और यदि नहीं भी देखा तो कुछ नहीं, एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर एक फ़ाइल ऐड कर देना है। अब इसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड ये दिख रहे होंगे फाइल्स, तो इसको मैं हटा देता हूँ और नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक एंड देन क्रिएट न्यू CSS ट्यूटोरियल और लेक्चर कुछ भी। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, ये मैंने रख लिया। मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन किया। अब यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर दूंगा। सो राइट क्लिक एंड देन न्यू के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये एक अभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले मुझे इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी होगी, नॉट इंडेक्स फाइल, फाइल का नाम इंडेक्स है बट मैं HTML फाइल क्रिएट करूंगा, और ये क्रिएट हो जाएगी और ये वार्निंग आएगी यस कर देना, तो हमारी एक HTML फाइल बन जाएगी। अब यदि ये लास्ट में .html दिख रहा होगा, वो नहीं दिख रहा होगा, यदि आपके कंप्यूटर में ना दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो फिर क्या करना है, व्यू में जाना है और यहाँ शो में दिख रहा होगा फाइल एक्सटेंशन पे मैंने टिक किया, तो आप भी टिक कर लेना, तो लास्ट की ये जो एक्सटेंशन है वो दिख जाएगी। मतलब जो लास्ट में .html लिखा है ना, ये दिख जाएगा। ये बेसिकली एक्सटेंशन होती है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये हमारा क्या बन चुका है, एक HTML वेब पेज। अब इसको हमें एडिट करना है, तो कुछ नहीं, अपना नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड जो सब कुछ पिछला था मैंने हटा दिया। अब इस फाइल को उठाना है और इस नोटपैड पर छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है, तो ये फाइल नोटपैड में ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले बेसिक कोड लिख लेना है HTML का। तो सबसे पहले लिखते क्या है, बेसिक होता है टेम्पलेट जो हर एक फाइल में लिखा जाता है। सो डॉक टाइप HTML, और अब आएगा रूट एलिमेंट, सो HTML ही है रूट, सो HTML, और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हेड एंड एक बॉडी। सो मैं सबसे पहले हेड लिखना है, सो मैंने लिख लिया हेड, और फिर इसके बाद बॉडी। सो बॉडी मैंने ओपन किया एंड बॉडी मैंने क्लोज कर दी। अब हेड इज ऑप्शनल, लिखो ना लिखो जरूरी नहीं है, SEO के पर्पज से है बट अभी नहीं है, हमें फोकस करना है किस पर, CSS पर। तो मैं HTML ऐसे ही जल्दी से लिख देता हूँ। तो अब बॉडी, और बॉडी में मैं H1 ऐड कर देता हूँ, सो CSS, और यहाँ पर ये बंद। तो ये मेरा एक बेसिक वेब पेज तैयार है। मैं इसको सेव करूँगा तो मेरा ये पेज सेव हो जाएगा। अब मैं इस फाइल पर डबल क्लिक करूँगा तो जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है ये उसमें ओपन कर देगा। तो यहाँ पर मैंने CSS लिखा था, CSS लिख के आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्टाइल देना है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि CSS को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में, तो मैं अब वो बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ नए फोल्डर में ये फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आया, अब समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा इसमें, तो मैं इस फाइल को, मैंने लास्ट वीडियो में VS कोड डाउनलोड करवाया था, उसको ओपन करते हैं। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ, सब कुछ मैं क्लोज कर देता हूँ और ओपन करता हूँ VS कोड। तो सब कुछ बंद। अब जैसे ये VS कोड दिख रहा है, तो इस CSS ट्यूटोरियल को VS कोड में ड्रॉप कर दीजिए, अपने आप ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये रहा हमारा VS कोड। मैं जूम कर लेता हूँ और कुछ सेटिंग्स चालू कर देता हूँ ताकि सही से विजिबिलिटी बढ़ सके, और ये मेरा ओपन हो चुका है। हाँ, तो ये रही मेरी HTML फाइल। तो करेक्ट कोड लिखा बट कम है, तो मैं जो टेम्पलेट होता है वो बेसिक वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा टेम्पलेट, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखना है, इसका टाइटल चेंज करना हो तो चेंज कर देना, CSS ट्यूटोरियल। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी HTML लिखना है और फिर मैं इसको इंक्लूड करके बताऊंगा कैसे करना। तो ये एंड CSS लेक्चर और CSS ट्यूटोरियल। तो मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल करवाई थी, जिसकी वजह से ये लाइव सर्वर रन हो जाएगा और जिससे ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब बस ये रहा हमारा HTML कोड और ये रहा उसका प्रीव्यू। अब मुझे ऐड करना है, तो मैं 3 तरीके हैं जिनसे
अपनी जो CSS फाइल है वो HTML के साथ अटैच कर सकता हूँ। तो वो क्या है, तो सबसे पहले क्या है, इनलाइन CSS। इनलाइन मतलब जो भी टैग है, जो भी एलिमेंट है, उसके साथ मैं वहीं पर स्टाइल दे सकता हूँ जहाँ पर HTML है। तो चलो देते हैं। अब मान लो यहाँ पर हेडिंग भी है एंड पैराग्राफ भी है। अब मुझे मान लो इस हेडिंग को स्टाइल करना है, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, और इसमें मैं अपनी सभी स्टाइल डिफाइन कर सकता हूँ। अब मैं सपोज इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या लिखना है, कलर एंड कलर की वैल्यू। तो यहाँ पर ये हो जाएगी मेरी क्या, की, एंड देन ये उसकी वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर में मुझे सब कुछ डिफाइन करना है। और इसके पहले मैंने एक सिंटैक्स रूल बताया था वो, तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट अभी पहले ये समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, कलर को डिफाइन किया, इस प्रॉपर्टी को यूज किया और इस वैल्यू को, सो कलर एंड देन उसकी वैल्यू। तो कलर रेड, और बैकग्राउंड, तो मैं बैकग्राउंड कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं ब्लैक। तो जो हेडिंग है इसमें क्या हो जाएगा, अब मैंने सिर्फ कलर लिखा, तो ये किसका कलर होगा, फॉन्ट का कलर चेंज होगा। और ये बैकग्राउंड कलर जो हेडिंग है इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। तो अब अपन प्रीव्यू देखते हैं। तो ये रहा प्रीव्यू। तो यहाँ पर ये रेड हो चुका है और बैकग्राउंड भी ब्लैक हो चुका है। सो हम ऐसे CSS दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है कि जो CSS है वो इंटरनल दूं मैं, क्या दूं, इंटरनल CSS। तो सबसे पहले मैंने इनलाइन बता दी। इनलाइन मतलब जहां भी एलिमेंट है, जहां भी टैग है, वहीं स्टाइल एट्रीब्यूट में सारी CSS लिख दो, वो अप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग में, और दूसरा यहाँ बॉडी में, और तीसरा इसके आगे पीछे बाद में कहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिखनी चाहिए स्टाइल में। तो यहाँ पर जो हेड लिखनी चाहिए स्टाइल में, लेकिन कहाँ, हेड में। तो हेड में स्टाइल टैग लिखा और उसके अंदर CSS लिख सकते हैं। तो CSS का मैंने सिंटैक्स बताया था क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सिलेक्टर, सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, इसके बाद प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। तो सिलेक्टर क्या है, सपोज आई वांट टू स्टाइल द पैराग्राफ, मैंने पैराग्राफ को एज अ सिलेक्टर यूज किया। अब सिलेक्टर क्या है वो अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले सिलेक्टर का यूज किया। अब सिलेक्टर कोई भी एलिमेंट है, या फिर मैं कहूँ कोई भी ऐसी थिंग है जिससे ये डिफाइन करता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट से क्या स्टाइल करना है या क्या सिलेक्ट करना है, इस डॉक्यूमेंट से मुझे क्या सिलेक्ट करना है। तो ये क्या है, सिलेक्टर। अब यहाँ पर पैराग्राफ भी सिलेक्टर हो सकता है, क्लास, आईडी, ये सब कुछ क्या सिलेक्टर है। तो टैग के नाम से मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मैंने टैग, अब मुझे बताना पड़ेगा ना कि मैं स्टाइल किसको करना चाहता हूँ। यहाँ तो एट्रीब्यूट था, एट्रीब्यूट में बता दिया, और एट्रीब्यूट जिस भी टैग का होगा वो स्टाइल होगा, सिंपल। तो यहाँ पर अभी एट्रीब्यूट H1 टैग का था, तो H1 टैग स्टाइल हुआ। बट यहाँ तो इस टैग में, स्टाइल टैग में तो नहीं है ना पता कि किसको स्टाइल करना है। तो हमें यहाँ सिलेक्टर से एलिमेंट सेलेक्ट करके बताना होता है कि तुम्हें इन इन पर ये स्टाइल रूल अप्लाई करना है, या फिर ये CSS अप्लाई करना है। तो सबसे पहले सिलेक्टर बताना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे पैराग्राफ को स्टाइल करना है। तो पैराग्राफ, अब इसकी प्रॉपर्टी बताओ, तुम पैराग्राफ की किस प्रॉपर्टी को स्टाइल करना चाहते हो। तो मैं सपोज फॉन्ट है ना, उसकी साइज बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फॉन्ट साइज, और अब वैल्यू, तो वैल्यू की यूनिट्स हैं, यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। मान लो मैंने दिया 40, तो 40 क्या, वाट, किसी ने पानी मांगा तो क्या कह दोगे, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना, 2 गिलास, 3 गिलास, या फिर 1 लीटर, 2 लीटर, आधा लीटर। ऐसे ही हमें बताना पड़ता है कि फॉन्ट की साइज क्या है। तो वो हम पिक्सल में दे सकते हैं, इंच में दे सकते हैं, REM में, EM। तो ये सभी CSS की यूनिट्स होती हैं जिनको हम दे सकते हैं। बट अभी के लिए हम सिर्फ यूज करेंगे पिक्सल को। तो 40 पिक्सल मैंने दे दिए फॉन्ट साइज। तो पैराग्राफ की फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए, 40 पिक्सल। तो ये फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हो चुका है। तो एक तरीका बता दिया कि मैं ऐसे इनलाइन लिख सकता हूँ, दूसरा तरीका
इंटरनल। अब द लास्ट वन इज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को हम लिंक कर देते हैं HTML के साथ। तो इन सभी रूल्स को मैं हटा देता हूँ। तो ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, लिंक करना है CSS को। तो मैंने लिखा लिंक और यहाँ पर CSS। तो ये सिंटैक्स है। सबसे पहले मैंने लिंक टैग यूज किया। अब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, या फिर इसको बोलते हैं वॉइड एलिमेंट, जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। इसमें रेल देना पड़ता है स्टाइल शीट, और जो 4EF है ये देना पड़ता है स्टाइल और CSS। जरूरी नहीं है कि यही दें, ये स्टाइल शीट जहां भी होगी ये उसका URL है। तो अभी हमारे पास कोई भी नहीं है ना, तो हमें सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो style.css ये मैंने क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा के लिखता हूँ स्टाइल और CSS। जो भी तुम यहाँ इस फाइल का नाम दोगे वही तुम्हें इस HTML में देना है, राइट। अब तुम इस पर कंट्रोल क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। यदि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखना ये मैंने डिलीट कर दी। अब इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करना तो ये एरर आएगी कि फाइल नहीं है, क्या क्रिएट करना चाहते हो, तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इससे लिंकिंग भी पता चल जाती है। ये VS कोड का फीचर है। अब यदि VS कोड ना हो और पता करना है कि लिंक हुई कि नहीं, तो बेसिकली बॉडी सिलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट की पूरी बॉडी सिलेक्ट करो और यहाँ पर बैकग्राउंड रेड दे दो। तो क्या हो जाएगा, जब बॉडी का यदि बैकग्राउंड रेड हो जाए मतलब अटैच हो चुकी है CSS। तो ये सक्सेसफुली कनेक्शन बन चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल में CSS लिख सकते हैं। किसकी मदद से, अब सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, सेलेक्टर। तुम इस एलिमेंट में क्या स्टाइल करना चाहते हो। तो अब मैं H1 है, क्या करना चाहता हूँ, स्टाइल। तो मैंने H1 लिखा और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड देन क्लोज। इसके बाद सिंटैक्स के जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू के फॉर्म में वो लिखने पड़ेंगे। तो अब मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा कलर, और कौन सा कलर, तो मैंने सपोज सेलेक्ट कर लिया एक्वा। कलर एक्वा सेट हो जाएगा। एंड देन बैकग्राउंड क्या सेट करना चाहते हो, तो मैंने कहा बैकग्राउंड, और मेरा बैकग्राउंड कर दो पिंक, लाइट पिंक, कुछ भी। बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि तुम कलर प्रकार से चूज भी कर सकते हो कलर। तो यहाँ पर ऐसे स्टाइलिंग देनी है। तो ये रही एक्सटर्नल CSS। सो हमने तीनों प्रकार की CSS अप्लाई कर दी है, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड देन एक्सटर्नल CSS। बट सबसे ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, इसका भी रीज़न है, और जो इनलाइन है इंटरनल है इसका भी। तो अब एक्सटर्नल हम कब यूज़ करेंगे, तो जब हम ग्लोबल CSS देनी है, हमारी स्टाइल कॉमन है ज़्यादातर पेजों की। अब जैसे मान लो मुझे हेडिंग का कलर या हेडिंग का साइज हर एक पेज में सेम रखना है, तो मैं क्या करूँगा, एक ग्लोबल CSS बनाऊंगा। वो फाइल हर एक HTML फाइल के साथ लिंक कर दूंगा। अब चाहे वो होम पेज हो, अबाउट पेज हो, कॉन्टैक्ट पेज हो, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कुछ भी पेज हो, मुझे सेम रखना है, डिजाइन को कंसिस्टेंट रखना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्लोबल डॉट CSS फाइल बना दूंगा, और उसमें जो कॉमन स्टाइल्स होती हैं जो हर जगह यूज होनी है वो मैं वहां पर सब कुछ लिख दूंगा, ताकि वो हर एक HTML पेज पर अप्लाई हो। और यहाँ पे इंटरनल कब यूज करना है, जब मुझे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर जो HTML पेज है उसको स्टाइल करना हो, तो मैं इंटरनल CSS का यूज करूंगा। एक्सटर्नल का भी यूज कर सकता हूँ कि एक फाइल सेपरेट बना ली और मैंने सिर्फ इस फाइल को ही उस पर्टिकुलर HTML फाइल के साथ लिंक किया है। बट मुझे सेपरेट नई फाइल बनानी है, तो मैं जो इनलाइन या फिर नॉट इनलाइन स्टाइल टैग में लिखते हैं वो लिख लूंगा, तो वो इंटरनल CSS हो जाएगी, जो कि हेडर टैग में लिखी जाती है। इसका यूज करते हैं। अब इनलाइन CSS, तो इसका यूज करना है तो करो, वरना मत करो। ज्यादातर इसका यूज नहीं किया जाता, कर सकते हैं। बट अब मान लो मैंने अपना कोड लिखा, मैंने इनलाइन दे दिया कलर ब्लू, तो अब कोई ज्यादा ही क्या करना है, दूसरा कलर देना किसी दूसरे सिलेक्टर से, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो इनलाइन होती है वो सबसे ज्यादा अप्लाई होती है, इसमें स्पेस प्रायोरिटी रहती है।
तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहती है? इनलाइन की। जो मैंने CSS यहाँ पर स्टाइल टैग में दे दी, कहाँ से? स्टाइल टैग में जो मैंने CSS दे दी, वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसकी। और फिर दूसरे नंबर पर किसकी होती है? यहाँ पर जब मैं स्टाइल शीट ऐड करूंगा उसकी। फिर तीसरे नंबर पर होती है एक्सटर्नल। तो यहाँ पर इनलाइन को यदि ओवरराइड करना है तो वो बड़ी मुश्किल में हो पाता है, तो इसलिए इसका कम यूज करते हैं। तो ये रहे 3 तरीके यूज करने की। कौन कौन से? इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब बात करते हैं कि सिलेक्टर्स क्या हैं। सो ये रहे बेसिक सिलेक्टर्स। आप सबसे पहले बेसिक सिलेक्टर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एडवांस सिलेक्टर पढ़ेंगे। तो यदि सिलेक्टर आते हैं तो ही तुम CSS लिख पाओगे, अदरवाइज बहुत सारी एरर्स आएंगी जिनको यार सॉल्व नहीं कर पाओगे और बहुत सारे ग्लिचेस आएंगे। तो यदि ये अच्छे से समझ लिया तो CSS आसान है। और इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज की लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहला है एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है कि हमें एलिमेंट का नाम बताना होता है स्टाइल करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल किया है, अब ये कौन सा है? एक्सटर्नल स्टाइल। अब ये इंटरनल में इंटरनल भी यूज कर सकता हूँ, एक्सटर्नल भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे स्टाइल में मैंने लिख दिया H1, तो ये H1 क्या है? ये है टैग सिलेक्टर। क्या सिलेक्टर? टैग सिलेक्टर, या मैं इसको कहूँगा एलिमेंट सिलेक्टर। तो यहाँ पे मुझे जो भी स्टाइल करना है वो मैं यहाँ टैग का नाम बता दूंगा, एलिमेंट का नाम बता दूंगा, एंड देन उसके रूल्स डिफाइन कर दूंगा। तो ऐसे जो एलिमेंट सिलेक्टर है उसका यूज होता है। और यहाँ पर हम मल्टीपल सिलेक्टर भी दे सकते हैं। जैसे मुझे यही जो स्टाइल रूल है अप्लाई करना है किस पर? H1 हेडिंग पर, H2 हेडिंग पर, एंड देन पैराग्राफ पर। तो हर जगह ये अप्लाई हो जाएगा। इनको मुझे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसका कलर एंड बैकग्राउंड ये सेट हो जाएगा। तो जिस भी फाइल में ये style.css लिंक होगी, उन हेडिंग्स, उन पेजेस की हेडिंग का कलर क्या हो जाएगा? एक्वा, एंड बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? लाइट कोरल। अब मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, तो ये रहा उसका प्रीव्यू। तो मैं और अच्छे से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इस कलर पे पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर पाऊँगा। और ये फॉन्ट कलर, और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया लगभग वाइट। अब मैं इस रिव्यू देखूंगा तो ये मेरा कलर सेट हो जाएगा। तो ऐसे इसका यूज करते हैं एलिमेंट सिलेक्टर का। नेक्स्ट वन इज क्लास सिलेक्टर। अब मैंने HTML पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि क्लास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका यूज सिलेक्टर के लिए करते हैं, या फिर CSS एज अ CSS सिलेक्टर यूज करते हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट सिलेक्टर। तो इसलिए इसका यूज होता है, और हम इस स्टाइलिंग के लिए क्लास का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं क्लास कैसे देना है। तो हर एक एलिमेंट को हम क्लास दे सकते हैं। तो मान लो मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ को क्लास देनी है, तो मैं लिखूंगा क्लास और क्लास का नाम, दैट्स इट। क्लास का नाम सपोज मैंने रख दिया पैराग्राफ, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। अब मुझे इस क्लास का यूज करके स्टाइल देनी है, तो मैं ये स्टाइल हटा दूंगा या फिर रहने दूं, तो यहाँ पर क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो ये क्लास क्या है? पैराग्राफ। इसको मैंने कॉपी किया और जहाँ सिलेक्टर लिखे थे, एलिमेंट सिलेक्टर, वहाँ पे मैं पैराग्राफ लिख दूंगा। और चूंकि ये क्लास है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डॉट। तो जब भी यहाँ क्लास हो तो क्या लगाना है? डॉट, और फिर इसके बाद क्लास का नाम। तो ये कौन सा सिलेक्टर होगा? क्लास सिलेक्टर। काम वैसे ही करेगा, कैसे? एलिमेंट सिलेक्टर के जैसे। तो स्टाइल देखोगे तो चेंज नहीं हुई होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, पैराग्राफ में ये पैराग्राफ क्लास दी है तो वही बस स्टाइल हो रहा है। यदि मुझे H को भी देना है तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, क्लास पैराग्राफ। तो मैं पैराग्राफ क्लास जिस जिस एलिमेंट को दूंगा, जिस जिस टैग को दूंगा, उसमें ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी जो इस क्लास की वजह से यहाँ पर इस क्लास के लिए मैंने लिखी है।
तो ये क्लास जिस भी एलिमेंट पे लगेगी इसके जो रूल्स हैं वो उस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ देखोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंट क्लास देना है, बिल्कुल दे सकते हैं। सो मैंने लिखा हेडिंग एंड देन पैराग्राफ। सो पैराग्राफ में जो स्टाइल है वो पैराग्राफ की पैराग्राफ में हो जाएगी, और हेडिंग की जो मैंने लिखी होगी वो आ जाएगी। और नहीं लिखी है तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि एरर आएगी, मैंने यूज नहीं किया फालतू में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे इसको भी स्टाइल करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा हेडिंग, या फिर मुझे सेम स्टाइल लेनी है तो कॉमा देके और डॉट एंड हेडिंग। तो मैं ऐसे मल्टीपल क्लासेस एक साथ दे सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे, एक से अधिक क्लासेस एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे हटा दूंगा, और मुझे इसको सेपरेट देना है, तो मैं सेपरेट को ऐसे लिखूंगा, और इसके बाद यहाँ कलर एंड देन कलर का नाम। तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रहता है, मैं ब्राउन कर दूंगा। अब जो हेडिंग है वो ब्राउन हो जाएगी, और जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ वाली क्लास के स्टाइल रूल्स कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे जो CSS में क्लास सेलेक्टर है यूज करते हैं। और भी तरीके हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने एक क्लास बनाई टेक्स्ट सेंटर। तो ये क्या कर दे, जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दे। अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, और बार हमेशा लेफ्ट ही रहता है। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन एंड सेंटर। तो मैं इस क्लास को उठाऊंगा, इस क्लास को उठाया, और मुझे सपोज पैराग्राफ को सेंटर करना है या फिर हेडिंग को। तो मैं यहाँ पर अब एक क्लास है, मैं दूसरी क्लास भी अटैच करता हूँ, मैं तीसरी क्लास भी अटैच करता हूँ, मैं 10 15 20 25 कितनी भी क्लास अटैच कर सकता हूँ। तो मैं एक से अधिक क्लास दे सकता हूँ किसी एलिमेंट को। मैं यहाँ आया तो यहाँ पर देख सकते हैं CSS अप्लाई हो चुकी है। जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट सेंटर, तो वो टेक्स्ट सेंटर में हो गया, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर में किया। अब वो क्लास मैंने जिसको भी अप्लाई, जिसको भी दे दी जिस एलिमेंट को, तो वो उसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये था क्लास सिलेक्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेक्टर की, दैट इज आईडी सिलेक्टर। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टर है जिसका यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए। सो id selector is used to target a specific element with an id attribute। अब इसको कैसे देते हैं वो देखिए। तो जैसे हम क्लास का यूज करते थे वैसे ही करते हैं, बट मल्टीपल नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या देना है, id एट्रीब्यूट, और अब इस id का नाम। सो मैंने id दे दी टाइटल। तो ये मेरी जो वेब पेज है उसका टाइटल है, और इसको मैंने id दे दी टाइटल। ये हो गया ना हेडिंग, और इस हेडिंग को मैंने id दे दी टाइटल। अब मुझे स्टाइल करना है, मान लो क्लासेस से नहीं करना है, मुझे क्लास देके नहीं करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस टाइटल से कर सकता हूँ। तो यहाँ आया, सब कुछ हटा दिया। अब मुझे क्या लिखना है, टाइटल। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, सिलेक्टर एंड देन स्टाइल रूल। तो सिलेक्टर एंड कलर, एंड कलर कौन सा, ब्राउन देना है। अब क्लास सिलेक्टर देखो, जब ऐसे लगता है टैग सिलेक्टर, फिर मैंने टाइटल लिखा, तो टाइटल नाम का कोई टैग होता है, नहीं होता है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, डॉट क्लास। तो ये क्या होगा, क्लास सिलेक्टर। अब मैं क्या लिखूंगा, हैज। तो हैज का मतलब होता है आईडी सिलेक्टर। तो जहां भी हैज दिखे मतलब आईडी से सिलेक्ट किया गया, जहां भी डॉट दिखे वहां क्लास से सिलेक्ट किया गया। सो मैंने क्लास से सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। तो जब मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, आईडी का। जब मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, क्लास का। और मुझे हर जगह जहां जहां भी पैराग्राफ है उसको मुझे स्टाइल करना तो मैं टैग का यूज करूंगा। तो ऐसे ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं कि एक ही एक ही एक ही एलिमेंट को तीनों से स्टाइल कर दिया तो अप्लाई कौन सा होगा। सबसे पहले मैंने कहा टैग। तो टैग से मैंने क्या दे दिया, स्टाइल दे दिया। फिर मैंने क्या कहा, क्लास से स्टाइल दे दी। किससे, क्लास से स्टाइलिंग दे दी। क्लास के बाद मैंने आईडी से स्टाइलिंग दे दी। क्लास के बाद मैंने आईडी से स्टाइलिंग दे दी। एक ही एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो के कौन सा अप्लाई होगा। तो किसी भी ऑर्डर में ये लिखे हों, अभी किसी भी ऑर्डर में ये लिखे हों कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी रहेगी,
टाइटल की, इस आईडी की, नॉट टाइटल, इस आईडी की। तो किसी भी एलिमेंट में यदि आईडी से क्या किया गया है, स्टाइल किया गया है, तो उसका ही रूल अप्लाई होगा, उसकी ही स्टाइल अप्लाई होगी, क्योंकि इसकी जो सीएसएस के अप्लाइंग रूल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, स्पेसिफिसिटी एंड ऑर्डर पे। तो ये स्पेसिफिसिटी हम समझ सकते हैं कि इज लाइक प्रायोरिटी, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसके रूल अप्लाई होंगे, या फिर जिसका ज़्यादा दबदबा होगा उसके रूल चलेंगे। तो यहाँ पर अब आईडी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, तो यहाँ आईडी का रूल अप्लाई होता है, और फिर क्लास का एंड, फिर किसका, पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ का मतलब एलिमेंट सेलेक्टर का कम, उससे ज़्यादा क्लास का, सबसे ज़्यादा आईडी का। तो ऐसे ये सब कुछ रहता है। अब ऑर्डर भी मैटर करता है, जैसे मैंने पैराग्राफ सेलेक्टर से यहाँ स्टाइलिंग रूल लिखे, ये अप्लाई हो जाएंगे। मैंने फिर क्या किया, फिर आगे और स्टाइलिंग रूल लिखे, उसमें फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, तो जो पिछले रूल होंगे वो नए स्टाइलिंग रूल से ओवरराइड हो जाएंगे। ये सभी में एक सा वर्क करता है। मैंने मान लो पैराग्राफ टैग से सिलेक्ट किया, या इसको एलिमेंट के नाम से सिलेक्ट किया, तो यहाँ भी उसी से सिलेक्ट किया, बट यहाँ रूल डिफरेंस से यहाँ डिफरेंट थे। तो अब यहाँ जो कुछ होंगे, और यदि मैंने वही रूल यहाँ दिए हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर दी है, तो जो वैल्यूज होगी वो ओवरराइड हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कलर रेड, मैंने ऊपर रेड कर दिया, अब मैंने नीचे फिर से आके क्या कर दिया, कलर ब्लू। तो क्या हो जाएगा, ये रेड कलर से ब्लू कलर आ जाएगा, मतलब ओवरराइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ आया, कलर इज ओवरराइडेड। तो ऐसे ये रूल्स होते हैं जो सीएसएस के, वो अप्लाई होते हैं। अब तुम इस पे ऐसे ओवर करोगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी आ जाएगी सिलेक्टर की। तो इसकी सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, 001। और यहाँ मैं क्लास लिख के दिखा दूं, या फिर कोई भी क्लास है, अभी हमने क्या दी थी क्लास, टेक्स्ट सेंटर, ऐसे क्लास दी थी। तो जब मैं इस पर होवर करूंगा तो इसकी स्पेसिफिसिटी जो एलिमेंट सेलेक्टर है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, 011। अब ऐसे ही मैं आईडी की दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा टाइटल, और इस पर होवर किया तो इसकी सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले पैराग्राफ की मैं दिखा देता हूँ, तो 000 ये, और फिर क्लास की, तो यहाँ पे ये क्लास की स्पेसिफिसिटी रही, और यहाँ पर आईडी की क्या हो जाएगी, ये, राइट। अब मैंने मान लो मिक्स कर दिया, मिक्स सेलेक्टर यूज कर लिए, तो मैं कर देता हूँ क्या, पैराग्राफ, और पैराग्राफ में क्लास कौन सी लगी, टेक्स्ट सेलेक्ट, टेक्स्ट सेंटर। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है और इसमें क्लास लगी है टेक्स्ट सेंटर, तो क्या होगा, तो स्पेसिफिसिटी इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो इस पर मैं होवर करूंगा तो स्पेसिफिसिटी ये है, तो खुद ही देख लो। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ। सो 0, यहाँ पे क्या आएगा, 1, और यहाँ 1, क्योंकि दोनों की ऐड हो चुकी है, इसकी और इसकी। अब ऐसे ही यदि मैंने ये टाइटल, ये आईडी किसको दे दी, आईडी यहाँ से पहले से है किसको, h1 को, तो मैंने लिखा h1 डॉट, नॉट डॉट, हैज, h1 हैज टाइटल। तो टैग सिलेक्टर की क्या स्पेसिफिसिटी थी, 0001, ये थी। आईडी सिलेक्टर की क्या स्पेसिफिसिटी थी, ये थी। तो नई स्पेसिफिसिटी क्या होगी इस सिलेक्टर की, तो इस सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी ये होनी चाहिए। तो इस पर मैं होवर करूंगा तो ये स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। तो ऐसे ये स्पेसिफिसिटी वर्क करती है। तो जिसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगी उसके सिंटैक्स रूल अप्लाई होंगे, बेसिकली उसकी सीएसएस अप्लाई होगी। तो ये स्पेसिफिसिटी कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो मैं भी सर थोड़ा कन्फ्यूजन में था, बट मुझे क्लियर हो चुका है बताने के बाद। तो इस तरीके से स्पेसिफिसिटी वर्क करती है, और इसी को ध्यान में रखा जाता है। जिसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगी यहाँ पर उसका रूल चलेगा, उसकी सीएसएस चलेगी, उसका ऑर्डर चलेगा। मतलब जो जितना पावरफुल होगा यहाँ पर उसका ही ऑर्डर चलेगा, उसका ही ऑर्डर माना जाएगा, जो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये पावरफुल होने की बात रही।
सो अब पढ़ने वाले हैं CSS में हम लोग बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है? तो बेसिकली जब एक HTML डॉक्यूमेंट को हम स्टाइल करते हैं तो वो एक बॉक्स ही होता है CSS में, या फिर मैं कहूँ कि HTML पेज का हर एक एलिमेंट हमें ट्रीट करना चाहिए बॉक्स की तरह। तो इससे ना स्टाइलिंग अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं, और वैसे भी पूरा बॉक्स मॉडल पर ही जो CSS है वो वर्क करता है। तो बॉक्स मॉडल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जो फंडामेंटल्स चीज़ें हैं वो क्या क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रहता है? कंटेंट। तो कंटेंट क्या है? कुछ भी जो हम लिखते हैं किसी एलिमेंट के अंदर, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में कुछ ना कुछ लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा कंटेंट हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे मैंने लिखा अब ये पैडिंग। तो पैडिंग क्या है? तो ये गैप है किसके बीच में? बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हम समझ सकते हैं पैडिंग को। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कंटेंट, इतना CSS ट्यूटोरियल। फिर इसके बाद ये हो गई हमारी बॉर्डर। तो बॉर्डर बेसिकली एक एलिमेंट के सराउंडिंग एक लाइन है, तो ये बॉर्डर, और ये यहाँ पर CSS ट्यूटोरियल, तो ये हो गया कंटेंट। तो कंटेंट और जो बॉर्डर है उसके बीच में जो स्पेसिंग है वो पैडिंग है। इसके बाद आती है मार्जिन। तो मार्जिन क्या है? तो बॉर्डर के बाहर जो खाली एरिया दिख रहा है वो यहाँ पर मार्जिन है। तो ऐसे समझ में आ चुका होगा कि कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन क्या है। तो अब जो एलिमेंट है उसकी साइज कैलकुलेशन होती है, तो वो डिपेंड करती है कि बॉक्स साइजिंग क्या होगी। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं बॉक्स साइजिंग की, या फिर मैं कहूँ कि दो टाइप हैं बॉक्स साइजिंग की कि हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। फर्स्ट है बॉर्डर बॉक्स एंड सेकंड है कंटेंट बॉक्स। तो सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट है हम उसको समझते हैं। तो डिफ़ॉल्ट होती है कंटेंट बॉक्स। तो इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ आया, तो यहाँ पर देख रहे होगे एक एलिमेंट है। मैं HTML दिखा देता हूँ। तो HTML में मैंने कुछ नहीं, एक हेडिंग टैग लिया है और उसको CSS के साथ लिंक कर दिया है, मार्जिन पैडिंग 0 कर दी है। ये डिफ़ॉल्ट है और हर जगह की, क्योंकि जो ब्राउज़र के द्वारा है या फिर ब्राउज़र के द्वारा कुछ ना कुछ स्टाइल ऐड कर दी जाती है, तो मैं उसको ओवरराइड कर रहा हूँ। अब बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स से यदि मैं इसको डिसेबल कर दूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है वो कंटेंट बॉक्स ही है, तो उसको इनेबल और डिसेबल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद अब साइजिंग समझते हैं। तो साइज में कुछ नहीं, जैसे मैंने विड्थ दी है 200, तो किसी एलिमेंट की विड्थ मैंने 200 दी है। यदि बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स है तो ये हो जाएगी कंटेंट की क्या साइज। अब इसके बाद हमें चाहिए क्या? एलिमेंट की साइज। तो एलिमेंट की साइज क्या होगी? तो जो कंटेंट की साइज होगी वो लेफ्ट पैडिंग एंड राइट पैडिंग। तो लेफ्ट मैंने पैडिंग दी है तो ये चारों साइड पैडिंग जाएगी, जो एलिमेंट है उनकी चारों साइड, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, तो चारों साइड पैडिंग जाएगी। तो पैडिंग लेफ्ट वाली कैलकुलेट करना है, लेफ्ट पैडिंग प्लस और राइट पैडिंग एंड बॉर्डर। सो बॉर्डर भी कैसे? लेफ्ट, सो बॉर्डर लेफ्ट प्लस बॉर्डर राइट। तो ये एलिमेंट की विड्थ हो जाएगी यहाँ पे। तो अब मैं इसको यदि ऐड करूं तो कितना आएगा? तो ये 200 प्लस 20 एंड प्लस 2, सो मेरे पास आना चाहिए ये। तो ये रहेगी एलिमेंट की विड्थ किसकी? H1 की। सो लेट्स चेक। तो यहाँ आया, रिफ्रेश किया, और यहाँ क्या करना है? राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो डेवलपर टूल है वो ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ओपन होता है, तो मैंने इसको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके ये ओपन किया है। तो मुझे ऐसा ही पसंद है तो मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। तो अब मैं यहाँ आया और ये कर्सर का बटन दिख रहा होगा और मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं जैसे इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ जाएगा। ये बॉक्स की तरह जो दिख रहा है यही है बॉक्स मॉडल। तो यहाँ पर ये एलिमेंट की विड्थ दिख रही होगी, इसमें ये पैडिंग और इसके बाहर ये बॉर्डर, फिर मार्जिन। तो अभी जो एलिमेंट है इसकी विड्थ कितनी होगी? तो इसकी विड्थ होगी 200 प्लस लेफ्ट पैडिंग देन राइट पैडिंग एंड देन बॉर्डर। इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं एलिमेंट की विड्थ में, क्योंकि अभी क्या सेट है हमारा? बॉर्डर बॉक्स, सॉरी कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। तो हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 10 10 एंड 1 1 बॉर्डर। तो ये टोटल
222 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे जो बॉक्स की साइजिंग है वो कैलकुलेट होती है, किसमें, बॉक्स मॉडल में। और किस टाइप की साइजिंग में, तो कंटेंट बॉक्स। अब समझते हैं बॉर्डर बॉक्स। तो मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर कंटेंट बॉक्स की जगह लिखना होगा बॉर्डर बॉक्स। और मैं अब यहाँ आऊँगा तो जो डिजाइन है वो अपडेटेड हो जाएगा। और ये अपडेट क्यों हुआ, क्योंकि जो अब मैंने जो विड्थ दी है कितनी, 200 पिक्सल, तो मैंने विड्थ 200 पिक्सल दी है। अब जो मार्जिन एंड पैडिंग है वो कंटेंट जो हमने विड्थ दी थी वो उसी में से आती है। मतलब देखो मैंने जैसे विड्थ कितनी दे दी 200, तो 200 में अब कैलकुलेट क्या होगा, कैलकुलेट पैडिंग भी होगी एंड बॉर्डर भी होगी। अभी क्या था, अब जब हम विड्थ दे रहे थे ऊपर और ये क्या था कंटेंट बॉक्स, तो कंटेंट बॉक्स की यदि हम बॉक्स साइजिंग सेट कर दी और 200 पिक्सल दे दिया, तो इस ये जितनी दे दी उतनी ही रहेगी, इसके बाहर कैलकुलेट होगी मार्जिन एंड पैडिंग। बट जब हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेट कर दिए तो जो बॉर्डर एंड पैडिंग है वो कैलकुलेट होगी इसके साइज के साथ। मतलब जितनी भी इसकी विड्थ रहेगी, अब यदि मैंने पैडिंग दी है तो पैडिंग इसमें से घटेगी। तो अब हमारे पास इसकी एक्चुअल विड्थ क्या होगी, सो एलिमेंट विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो 200 तो हमारी इनिशियल विड्थ है ही। अब जितनी भी मार्जिन एंड पैडिंग देंगे वो, सॉरी मार्जिन नहीं, बॉर्डर और पैडिंग देंगे वो इस हाइट विड्थ में से घट जाएगी। तो ये रूल विड्थ के लिए भी अप्लाई होता है एंड हाइट के लिए भी। तो इसके लिए मार्जिन लेफ्ट की घटा दो, मार्जिन राइट की घटा दो, मार्जिन क्यों बोल रहा हूँ, पैडिंग, तो पैडिंग लेफ्ट की घटा दो, राइट की घटा दो। और यहाँ पर बॉर्डर लेफ्ट की एंड बॉर्डर राइट की, तो बॉर्डर भी चारों साइड होती है, पैडिंग भी चारों साइड होती है, तो उनको माइनस कर देना। तो मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 10। सो 10 दूनी 20 एंड 2 22, तो 22 घटा देंगे दूसरों से 178 आ जाएगा। तो इसकी विड्थ क्या फिर बचेगी हमारे पास, विड्थ 200 ही रहेगी, बट जो मार्जिन एंड पैडिंग है वो घट जाएगी। तो कंटेंट की साइज हो जाएगी हमारे पास 178। तो ऐसे ये बॉक्स साइजिंग वर्क करती है CSS में। और इसके यहाँ पर मैंने अटैच कर रखे हैं एग्जांपल जिसको आप समझ सकते हैं, जो मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा या फिर डायरेक्टली PDF शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास बॉक्स साइज में कंटेंट बॉक्स होगी तो जो कंटेंट की साइज है वो 200 पिक्सल ही रहेगी, कंटेंट की साइज 200 पिक्सल ही रहेगी, एक्स्ट्रा में पैडिंग एंड बॉर्डर आएगी। फिर इसके बाद यदि कंटेंट बॉक्स जो बॉर्डर है ना वो बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर बॉक्स सेट होगी, तो जो कंटेंट है उसकी साइज घट जाएगी क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है पैडिंग, और पैडिंग कैलकुलेट होगी एलिमेंट की साइज में। तो यहाँ पर जो कंटेंट है उसकी साइज घट जाएगी किसमें, बॉर्डर बॉक्स में। तो हम लोगों ने समझा बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी।